हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत। मेरा चैनल इंद्रजीत प्रकाश 123 में आपका स्वागत है। भारत में विविधताएं का मतलब होता है भारत में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग मानने वाले रहते हैं और किसी एक धर्म के लोग भारत में नहीं रहते हैं। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि जैसे धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और विविधताएं एक और चीज़ों से नापी जाती है, जैसे कि भारत में जहाँ एक और गरीबी है तो दूसरी ओर अमीरी है। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आदि जैसे राज्यों में देखोगे तो उसमें ज़्यादा अमीरी देखने को मिलती है, लेकिन एक और उसमें गरीबी भी देखने को मिलती है। दूसरी लाइन, जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। जाति होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। प्राचीन समय में यह माना जाता था कि लोग जिस जाति में जन्म लेते हैं उसे बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि कुम्हार जाति में जन्म लेता है तो उसका जो सिर्फ कार्य जो होता है वह मटा और मिट्टी के बर्तन जैसे अन्य कार्य करना ही होता है और वह दूसरे कार्य नहीं कर सकता, आज जैसे लोग मानते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। जो व्यक्ति जिस जाति से जुड़ा हुआ था उसी जाति समेत व्यवसाय करना चाहता था और दूसरा व्यवसाय वो नहीं करना चाहता, इसलिए अन्य ज्ञानों को प्राप्त करने के बारे में वो नहीं सोच पाया। और वह सोचा था कि जिस जाति से मैं जुड़ा हूँ उस जाति से ही व्यवसाय करूँगा, दूसरे व्यवसाय को मान्यता नहीं मिले और उसे कड़ा दंड दिया जाता था। भारत में विविधताओं का देश है, यानी कि भारत में विभिन्न जाति धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। विविधता का मतलब यही होता है हम विभिन्न भाषा बोलते हैं। जैसे कि भारत में भाषा जैसे कि हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु आदि जैसे भाषा बोलते हैं। जैसे कि दक्षिण में जाओगे तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती आदि जैसे भाषाएं बोली जाती है और उत्तर में जाओगे तो भोजपुरी, हिंदी, अन्य भाषाएं बोली जाती है। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे कि उत्तर में जाओगे तो उसमें ज़्यादा देवी देवता की पूजा की जाती है। जैसे कि अयोध्या देवों का नगरी भी कहा जाता है, उसमें दशहरा भी मनाया जाता है। और कलकत्ता में दशहरा, दुर्गा पूजा, और बिहार में भी इस तरह के मनाए जाते हैं। और पश्चिम में और दक्षिण में हम देखेंगे भारत के तो विभिन्न प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। विविधता को समझिए। भारत में जो विविधता है उसके बारे में हम समझते हैं कि विविधता कौन कौन सी चीज़ में समाई है। दो सवा वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भागों से दूसरे भागों की यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीनों की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। 200 वर्ष पहले न तो हवाई जहाज थे, नहीं थे रेलवे थे, नहीं मोटरसाइकिल, अन्य सड़कें पक्की भी नहीं थी। और उस समय जो लोग यात्रा करते थे मुख्य कई कारण होते थे, जैसे खेती बाड़ी के लिए और नई ज़मीनों के तलाश में और व्यापार के लिए भी यात्रा करते थे। कुछ के कारण छोड़ गए थे। जो लोग नई जगह बसना शुरू करते थे तो उसकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति उभरती। देखो दोस्तों, जो लोग नई क्षेत्र में बसते, जब लोग नई जगहों पर बसना प्रारंभ करते थे, उन लोगों की संस्कृति और जो पहले से बसे हुए लोगों की संस्कृति का आदान प्रदान होता। आदान प्रदान होने से एक नई संस्कृति का जन्म होता और जिसके कारण वो संस्कृति काफ़ी फली फूली और विकसित हुई और दोनों संस्कृतियों मिलकर काफ़ी आगे भी चली थी। लद्दाख है। अब लद्दाख के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये देखिए, लद्दाख जो पर्वतीय इलाका है और उसके बारे में इसमें मैप में देख लीजिए, फिर उसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यह शीत मरुस्थल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। मुख्य कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है। देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व में एक पहाड़िया है।
जो रेगिस्तानी इलाका है, देखो शीत मरुस्थल का मतलब क्या होता है? इस शीत मरुस्थल का मतलब होता है कि ठंडा जगह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इलाका काफ़ी ठंडा मरुस्थल है। इसमें के पर्वतीय इलाका है जो बर्फ़ भी जम जाता है। और यहाँ के लोग जो होते हैं एक खास किस्म के बकरी पालते हैं जिसमें कि पश्मीना ऊन निकलता है। इसके पश्मीना ऊन का देश विदेश में काफ़ी मांग होता है और इससे अच्छी और कीमती कपड़ा बनाई जाती है और कश्मीर के लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाकों से में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो लोग थे वह दूध से बने मक्खन और मांस भी खाते थे और यहाँ के परिवार के जो लोग होते एक गाय और बकरी और याक भी पालते थे जिससे कि गाय से दूध मिल जाती थी और बकरी से भी ऊन मिल जाते थे और याक से भी ऊन मिल जाता और ढोने के लिए भी काम था। लद्दाख व्यापार के लिए अच्छा जगह क्योंकि इनमें कई तरह के दर्रा होते थे जिससे कि आर पार होना उसी दर्रा से आर पार होकर मध्य एशिया में जाया जा सकता था और जिससे कि तिब्बत कहा जाता था। जैसे कि ये इस तरह भारत है, ये जो इलाका है तिब्बत है, ये जो इलाका क्या है तिब्बत है। तो इसी की तरफ इस तरह दारा होता था और इसी दारा से होकर पार होकर इधर जाया जा सकता था। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा को दोस्तों लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। 4 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। देखो दोस्तों, लद्दाख में जो है अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान रहते हैं और लद्दाख जो है काफ़ी पर्वतीय इलाका है और इसमें मैदानी इलाका बहुत ही कम है और लद्दाख में 400 साल पहले इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, यानी कि इस्लाम धर्म 400 पहले फैल चुका था जिसके कारण इसमें परिचय हुआ। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। देखो तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। दोस्तों अब हम केरल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। देखो दोस्तों, केरल जो है भारत के दक्षिण और पश्चिम इलाकों में बसा हुआ एक राज्य जो सबसे नीचे है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। केरल जो है एक तरफ जैसे कि दक्षिण में समुद्र से घिरा हुआ और ऊपर जाओ तो पहाड़ी से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। केरल के जो पहाड़ियाँ होते हैं उस मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। इन पहाड़ियों पर लौंग और इलायची भी उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरब यहूदी व्यापारी केरल आए थे। देखो दोस्तों, सबसे पहले केरल जो है यहूदी और अरब व्यापारी आए हुए थे। ईसा मसीह के धर्म दूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। केरल में जो ईसा मसीह के एक दूत थे जिसका नाम था संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। भारत में जो ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ईसा मसीह के एक दूत थे संत थॉमस, उनको ही दिया जाता है। इब्रबूता ने देखो दोस्तों, ये जो है गलत लिखा हुआ है, इबन बतूता होगा ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। तो इबन बतूता जो है केरल में 700 साल पहले आए थे। अपने यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा के दौरान लिखे गए जो लेख होते हैं जिसमें कि अपनी जो महत्वपूर्ण चीज़ें देखा जाता है उसमें ही नोट किया जाता है। यात्रा वृत्तांत का मुसलमानों को जीवन का विवरण लिखा जाता है। देखो यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों को जो जीवन का विवरण लिखा गया है।
वास्को डी गामा 1498 पानी के जहाज़ों से यहाँ पहुँचे, जो पुर्तगाली ने यूरोप से भारत तक की समुद्री रास्ता जाना। देखो दोस्तों, वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का था 1498 में से पानी के जहाज द्वारा भारत आया और यह यूरोप और भारत के बीच समुद्र के रास्ते एक नए मार्ग का खोज किया था। इस तरह था स्थल मार्ग से भारत और यूरोप के बीच आना जाना था, लेकिन समुद्र के रास्ते आना जाना इस रास्ते से नहीं था और यह एक नया रास्ता था। जो ये वाला जहाज था उसके ये वास्को डी गामा आप चित्र देख सकते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म। देखो दोस्तों, केरल एक ऐसा जगह है जिसमें कि अन्य विभिन्न देशों के लोग यहाँ आकर, क्योंकि ये तटीय इलाका है, समुद्र किनारे है, कोई भी जहाज यहाँ आकर लग जाते, इसलिए यहाँ विभिन्न धर्मों का विकास हुआ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ यहूदी, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। देखो दोस्तों, चीनी के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ केरल जो समुद्री इलाका है और समुद्री इलाका है तो जाहिर से है कि मछली पकड़े जाते हैं। इसमें जो मछली पकड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल किया जाता है वह चीनी जाल से हूबहू मिलता है, इसलिए इसे चीनी वाला भी कहते हैं। और तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं। देखो, मछली तक कांचे ही नहीं खाओगे, उसको तलोगे। तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है उसे चीनी मिट्टी कहा जाता है। और यहाँ के प्रमुख खेती चावल की होती है। देखो, केरल में जो प्रमुख खेती होती है चावल होती है, क्योंकि तटीय इलाका है। चावल जो है चावल के लिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जो समुद्र किनारे होने के नाते इसमें सिंचाई की जाती है भरपूर। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। देखो, केरल के जो लोग आते हैं वह अधिकतर मछली और सब्जी खाते हैं। दोनों क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। देखो, केरल के जो क्षेत्र है अरब और चीन से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया था। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसाले की खेती संभव बनाई। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। देखो, लद्दाख का जो क्षेत्र है जो काफ़ी दारा है, वो मध्य एशिया चीन से जो व्यापारी आए वो लद्दाख क्षेत्र में आए, क्योंकि इसी क्षेत्र में दारा था। दारा का परिवेश, दारा क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच का वो रास्ता जो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी आने जाने के लिए विशेष क्षेत्र प्रदान करता है। किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीतियाँ, रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है और जहाँ हम पहुँचते हैं। देखो दोस्तों, विविधता में एकता, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि भारत में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनमें एकता है, न कि फूट है। और भारत अगर कोई व्यक्ति आक्रमण करता है, कोई आक्रमणकारी, तो भारत के लोग जो है विभिन्न जाति धर्म भिन्न के मिलकर उसे करार जवाब देते हैं। यानी कि राष्ट्रवादी की भावना जो है काफ़ी मजबूत है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज्य था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र के महिला और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। देखो, जब भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा था तो उस समय विभिन्न जाति धर्म के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लिया था, जो अंग्रेज़ों को अपनी शासन उखाड़ फेंकने में काफ़ी अहम योगदान दिया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। देखो दोस्तों, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में लोग थे उस विभिन्न जाति धर्म के लोग, तो न कि किसी एक धर्म के, न कि जमींदार, सिर्फ किसान शामिल थे, जबकि मजदूर, श्रमिक, अन्य प्रकार के लोग भी शामिल थे, जैसे कि दास, नाई, अन्य प्रकार के लोग भी शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। देखो, जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है भारत की खोज,
उसने लिखा था कि भारत में जो एकता पाई जाती है वो अब बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं, यानी कि अंग्रेजों के दबाव में लोग मिलजुल कर नहीं रहते थे, बल्कि इसमें एक गहरी, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विचार और विश्वासधाराएं पाई जाती थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारी राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों, पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइनों पर नज़र डाल लेते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे। भारत में विविधता को समझे, लद्दाख, केरल, विविधता में एकता। इन सारी चीज़ों पर विस्तार से हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं।